हेलो एवरीवन। आज हम हमारा एक नया चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लाइट के फिनोमिना को स्टडी करते हैं, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फिर वेव ऑप्टिक्स क्या हुआ। वेव ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिना ऑफ लाइट बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। अब इसके पहले लाइट के तो कई फिनोमिना हमने स्टडी करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। लेकिन वहां पर हमने क्या समझा था कि लाइट जो होती है वो एक रे होती है, राइट। तो लाइट को हमने रे इमेजिन किया था और उसके हेल्प से हमने सारे फिनोमिना एक्सप्लेन किए थे। बट देयर आर सर्टन फिनोमिना ऑफ लाइट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। अब वो कौन से फिनोमिना है। तो पोलराइजेशन, आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पोलराइजेशन, देन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, लेटर ऑन वी विल बी स्टडिंग डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये जो सारे फिनोमिना होते हैं इन्हें हम लाइट को रे मानकर नहीं स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। अच्छा, और भी कुछ फिनोमिना होते हैं लाइट के, सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सारे जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, आपने देखा होगा जो सोलर सेल्स होते हैं, है ना। सोलर एनर्जी जो हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो इट इज़ ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को समझने के लिए हम लाइट को वेव अगर मानते हैं तो भी ये इफेक्ट नहीं समझ में आता है या एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में लाइट को क्या माना जाता है, फिर पार्टिकल माना जाता है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है लाइट एज अ पार्टिकल वी विल बी गोइंग टू सी इन कमिंग चैप्टर्स, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बट बिफोर दैट, टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वी विल बी सीइंग लाइट एज अ वेव। अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो रे ऑप्टिक्स के थ्रू जो फिनोमिना हमने समझे थे, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ये फिनोमिना भी लाइट एज अ वेव मानकर आप एक्सप्लेन कर पाते हो एंड दैट्स वाई प्रोमिनेंटली लाइट एज अ वेव एक्सेप्ट किया गया है। और जैसे कि मैंने कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इफेक्ट को समझने के लिए लाइट को पार्टिकल माना गया है। इसलिए जब आगे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर होता है। लाइट एक्ट्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब हम इस लाइट को एज अ वेव मानेंगे उसके पहले बेसिकली जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ रे, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि लाइट को अगर मैं वेव मानता हूँ तो क्या यही लॉज वेरीफाई हो सकते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो। फर्स्ट क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट दे लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ अ नॉर्मल एंड इन द सेम प्लेन। जैसे मान लो मेरे पास ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, कोई मिरर वगैरह, ठीक है। इस पर अगर मैं कोई एक लाइट की रे जो है इंसिडेंट कर दूं ऐसे, इट मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल, उसे हम कहते हैं भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड वी हैव सीन कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर इनको नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, तो ए बी इज एन इंसिडेंट रे, बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल होता है उनके आइदर साइड में होती है, और दूसरी चीज दे लाइज इन द सेम प्लेन, दे लाइज इन द सेम प्लेन एंड दैट वाज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। अच्छा, दूसरा लॉ क्या होता है। दूसरा लॉ हमें ये बताता है कि जब कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है जहां से वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, इन दैट केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड उसमें क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आगे हम बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव भी प्रूव करेंगे। फिर सेकंड हमारे पास आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब देखने को मिलता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ को वो थोड़ा चेंज कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयर से लाइट को हम एंटर करवा रहे हैं किसी डेंसर मीडियम में, फॉर एग्जांपल वाटर। तो ऊपर है एयर एंड इन बिलो वाटर इज देयर। सपोज लाइट की जो रे है वो ऐसी इंसिडेंट हो गई है इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे,
इंटरफेस मतलब इट इज एक्चुअली अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स हैविंग डेंसिटी डिफरेंस। तो यहाँ पे जो एयर और वाटर है इनकी डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बराबर है। तो अगर सपोज लाइट की जो रे है वो इस तरीके से इंटरफेस पर आ चुकी है, यहाँ पर मैं इंटरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द इंटरफेस। देन ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम देखते हैं कि यूजुअली अगर कोई दूसरा मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट, जो उसका फिक्स्ड पाथ है, बट ऐसे वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता है। अगर वो दूसरे मीडियम में जहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस हो रहा है तो लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, और वो डेविएट होकर आइदर इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है? अगर लाइट जिस मीडियम में एंटर कर रहा है वो मीडियम अगर डेंसर है, वो मीडियम अगर डेंसर है, मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, इन दैट केस लाइट बेंड्स towards the normal. And secondly, if that particular light is entering from denser medium to rarer medium, देखो denser से अगर वो rarer में जा रही होगी, यहाँ से denser से अगर वो rarer में जा रही है तो आप देखोगी light bends away from normal। तो यहाँ फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, लाइट को रेयरर से डेंसर में लेकर आ रहे हैं। तो मैं जो लाइट का पाथ है, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पाथ था, तो अब लाइट को थोड़ा डेविएट करवा रहा हूँ, एंड डेविएट करवाने के बाद वो इस तरीके से कहीं तो ट्रैवल हो रहा है। नाउ द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड लाइट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जितने एंगल से लाइट अपने पाथ से डेविएट हुआ है, इस पाथ से वो इतने एंगल से डेविएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, आई इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, then R is angle of refraction here, and delta is my angle of deviation, angle of deviation। अच्छा, ऐसे भी होता है कि अगर मान लो ये जो वाटर है कहीं पे ख़त्म हो गया, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये जो भी डेंसर मीडियम है, कहीं पे उसकी बाउंड्री अगर आ गई तो इसके बाद लाइट फिर आगे ट्रैवल करता है। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अगेन रेयरर मीडियम। सपोज बाहर क्या है, एयर ही है, तो नाउ द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखोगे कि जो बेंडिंग है लाइट का, यहाँ पर अगर मैं ऐसा नॉर्मल निकाल लूँ, now the light will bend away from normal as it is entering from denser medium to rarer medium, so light will again move away from normal। ठीक, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, यहाँ बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और ऐसे केस में आप ये भी देखोगे कि जो इंसिडेंट लाइट था डेंसर मीडियम में आने से पहले, रेयरर मीडियम में जो लाइट था उसका जो भी पाथ है, उसी पाथ को पैरेलल पाथ होता है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ योर डेंसर मीडियम। तो इंसिडेंट लाइट और ये जो इमर्जिंग लाइट है उनके जो पाथ होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो सबसे पहला अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पॉइंट हो सकता है, द इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, देयर इट लाइज on either side of the normal, the light bend towards the normal if it is entering from rarer to denser, and light will bend away from normal if it enters from denser medium to rarer medium। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा एक पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में विच इज वी कॉल्ड इट एज स्नेल्स लॉ। इसको बहुत ध्यान से समझिए, स्नेल्स क्या होता है। स्नेल्स लॉ अगर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो दैट इज गिवन बाय μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। अब देखिए व्हाट इज μ1, व्हाट इज μ2। म्यू जो होता है इसे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली क्या है, मैं इसको आगे समझाता हूँ। फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि जिस भी मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहा हूँ इन बिटवीन एयर एंड वाटर, देन μ1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर,
जिसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड μ2 would be refractive index of water, which is my denser medium here. So μ1 into sine of I. Now what is I? I is angle of incidence made by that light with respect to normal in case of rarer medium, that is air here. So μ1 into sine of angle of incidence will be equal to μ2 into sine of R. Now what is μ2? μ2 is refractive index for second medium, which is water here, and R is angle of रिफ्रैक्शन। तो जो प्रोडक्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ पर्टिकुलर एंगल का, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, फॉर दैट मीडियम इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो म्यू और साइन ऑफ एंगल, इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कई बुक में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जनरली म्यू फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो फ्रीक्वेंसी लाइट को एज अ वेव कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू जो है ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन कम रहे। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली अ रेशो। किसका रेशो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum to the speed of light in given medium, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कंसिडर किया जाएगा तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So when there is a ratio of speed of light in vacuum with respect to speed of light in the given medium, तो यहाँ पहले केस में जो मैंने μ1 कंसिडर किया था ना, μ1 हियर, सो हमने क्या कहा था? μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज μ1 वुड बी इक्वल टू c। व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करता तो वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाता। ठीक, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो फिलहाल आई कैन राइट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आपको याद रखना है। देखिए दूसरी एक चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर, अगर मैं एयर की बात करूँ तो ये हो जाएगा c अपॉन वी ऑफ एयर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब नॉर्मली ये देखा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जितनी होती है उससे बस थोड़ी सी ही कम क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है। इसलिए जब आप इसका रेशो कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स अराउंड 1.003 वगैरह समथिंग आता है। तो यहाँ पर क्या है? दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1 एंड दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज कंसिडर्ड एज 1। ऑल्सो अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा, सो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हम ये भी समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम हमेशा 1 होगा, और एयर के लिए भी हम उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही कंसिडर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जब हम किसी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो उनको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में मेजर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज एयर और यहाँ पे है वाटर। ठीक, लाइट जो है वो एयर में से एंटर हो रही है कहाँ पर? वाटर में। तो लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन आ चुका है, वेयर आई वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर वुड बी माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हम जानते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन बाय म्यू एयर, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। If I say refractive index of water,
सो दैट वुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, ये हो गए दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट जब बात आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उसे क्या लिखना पड़ेगा? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको आप कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मैं लिखूं म्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ बी, तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, इनको लिखने का और एक तरीका ऐसे होता है, तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू ऑफ, नाउ आई एम चेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर ऊपर लिख सकते हो, आप कहीं पे ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, और जो वाटर के रिस्पेक्टिव चेक कर रहे हैं तो आप वाटर को आगे भी लिख सकते हैं। या फिर तीसरा और तरीका है इसको लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जो वाटर है वो ए के बाद आ जाएगा। ठीक है, इतनी बहुत तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो, बट जो की आइडिया क्या है कि जो आप न्यूमरेटर में रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ। यहाँ पर और एक चीज ऐड हो जाती है, जैसे अगर मैं कहूँ if I need to find refractive index of air with respect to refractive index of water, so this is a relative refractive index of air with respect to water. Now we know refractive index of air is nothing but absolute refractive index, which is given by C upon V of A, divided by refractive index of water would be C upon V of water. If you solve this further, what do we get? C upon VA into वी डब्ल्यू अपॉन सी। तो भैया सी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, विच इज नथिंग बट म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। यहाँ पर हमें एक और चीज समझ में आती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका अगर आप रेशियो लेते हो दोनों का, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दिखाई देता है उनके स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी ए दिखाई देगा, और म्यू बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी डब्ल्यू दिखाई देगा। म्यू बी से मेरा मतलब है म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये एक चीज है। वैसे और एक चीज आ सकती है, हम जानते हैं वी इज नथिंग बट एन लैम्बडा होता है, तो आगे चल के हम जब वेव को मतलब लाइट को एज अ वेव कंसिडर करेंगे, तो वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे बताते हैं? वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अब इस हिसाब से अगर म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो ऑब्वियसली म्यू विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होगा। ठीक है, ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रहनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ से और एक चीज हम बता सकते हैं, कौन सी बता सकते हैं? इफ आई राइट म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, सो यू कैन राइट दिस एज म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इसे ऐसे चेक करोगे, व्हेन आई राइट म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मैंने ऊपर की दिशा में रखा है, इसलिए फिर आप वी डब्ल्यू ऊपर रखोगे। ए नीचे रखा है तो वी ए नीचे रखोगे, इसलिए ये जो पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे मैं प्रीफर करता हूँ। जैसे अगर आप लिखोगे म्यू ऑफ दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम डी, तो इसको लिखते समय कैसे लिखा जा सकता है? आई कैन राइट वी डी अपॉन वी सी, या फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर म्यू सी अपॉन म्यू डी। ठीक, तो वेलोसिटी या स्पीड के साथ इन्वर्स रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कैसे समझना है? डी अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो वी डी भी ऊपर आएगा, सी अगर नीचे लिख रहा हूँ तो वी सी उसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये जो है भैया इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको समझा के दिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लाइट को पहले से ही रे माना जाता था, लेकिन लाइट की अलग अलग थियरी निकल कर आई, तो डायरेक्टली हमने लाइट को वेव नहीं माना है। लाइट को पहले क्या है ऐसे इसको समझने के लिए जो अलग थ्योरीज आई थी, उनमें से एक थ्योरी है न्यूटन्स की कार्पस्कुलर थ्योरी। कार्पस्कल का मतलब होता है पार्टिकल, मतलब न्यूटन ने लाइट को एक पार्टिकल की तरह इमेजिन किया था। तो अगर एक न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम डिस्कस करें, तो पहला ही पोस्टुलेट क्या हो जाएगा कि लाइट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी
पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मासलेस, ठीक है। वो कैसे होते हैं? मासलेस होते हैं, हार्ड होते हैं, देन दे आर इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक। तो टाइनी मासलेस हार्ड एंड इलास्टिक पार्टिकल्स दे कॉन्स्टिट्यूट लाइट्स, एंड ये जो पार्टिकल्स है उन्हें उन्हें हम कार्पस्कल कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज कार्पस्कल, दैट्स व्हाई न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी कम्स इनटू द पिक्चर। सेकंडली, जैसे अगर पार्टिकल को, मतलब लाइट को अगर मैं पार्टिकल मान लूँ और किसी पार्टिकल को आप किसी सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हो तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? कोलिजन देखने को मिलता है। तो न्यूटन कहते थे कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से सरफेस है, इस सरफेस पर अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल पहले तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और जैसे वो सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होगा तो इट विल फॉर्म एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होने के कारण जो पर्टिकुलर आपका लाइट है वो दूसरी दिशा में फिर ट्रैवल करने लगेगा, और यहीं से फिर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है इज दैट रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, दैट रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्डली, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, न्यूटन कहते थे कि लाइट के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, है ना, हमने सारे देखे हैं। तो लाइट के जो कलर्स होते हैं इट इज ड्यू टू वेरियस साइजेस ऑफ कार्पस्कल। तो कार्पस्कल का अगर साइज बदलता है तो इसके हिसाब से कलर्स भी बदलते हैं। तो उन्होंने कहा था कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल या कार्पस्कल, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कल वाज रीजन बिहाइंड डिफरेंट कलर्स। अब यहां से भी इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट न्यूटन ने हमें दिया था, और वो क्या था? वो ये था कि उन्होंने कहा कि भैया मान लो कोई लाइट का पार्टिकल है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे में वाटर ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि जब लाइट किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है, देखिए इंटरफेस मतलब बाउंड्री इन बिटवीन टू मीडियम्स, इसको याद रखना है आपको। जब कोई लाइट किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है तो जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन स्पेस, डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है डेंसर मीडियम के, दे एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ लाइट और कार्पस्कल्स ऑफ लाइट। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसके कारण क्या होते हैं, जो कार्पस्कल है दे गेट एंटर्ड इनटू द डेंसर मीडियम। नाउ सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है और पार्टिकल अंदर आ गए, ऐसा नहीं है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज सो लार्ज दैट पार्टिकल नाउ बेंड और चेंज देयर पाथ, पार्टिकल नाउ चेंज देयर पाथ, एंड सेकंडली द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द डेंसर मीडियम। तो बात समझिए, एज पर न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, एंड दिस ऑल हैपन्स बिकॉज डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल exerts attractive force on particles of light due to which light changes its path, that means refraction happened and speed goes on इंक्रीजिंग। बट हमें जब एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ा या फिर हमने जब अलग अलग थेरीज को स्टडी किया तो हमें पता चलता है कि इन रियलिटी लाइट ट्रेवल्स स्लोली और स्लोअर इन डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज एक्चुअली लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, बट एज पर न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी इसका उल्टा है। वो क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, जो पोस्टुलेट्स दिए, उनका ये ड्रॉबैक हुआ कि ये पोस्टुलेट गलत बैठ गया, ठीक है। तीसरी और एक चीज क्या है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो तक तो ठीक है, लेकिन जो अलग फिनोमिना है लाइट के, फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। तो अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, किसके? न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी के ड्रॉबैक की बात करूं, तो सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मेल नहीं खाता है। सो हम देखते हैं कि भैया एक्सपेरिमेंटली लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम, ठीक है। एंड न्यूटन सेज अदर वे राउंड। तो न्यूटन का ये जो अजम्पशन था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम, दैट गॉट रॉन्ग। सेकेंडली क्या है, ये जो न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी है वो ना लाइट के डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और
इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो सेकंड ड्रॉबैक हुआ थियरी, दिस थियरी डू नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। हालांकि लाइट को जब हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह समझाने के लिए, वहां पर फिर से इस न्यूटन की थ्योरी पर लौट कराएंगे। चलिए, तो ये हुआ बेसिक्स रिगार्डिंग न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। इसके आगे जब हम जाएंगे तो समझेंगे कि लाइट को वेव माना गया और उसको वेव मानने वाला जो इंसान था वो था हाइगन्स, HUYGENS। So Huygens was the first man who considered light propagates in the form of wave। और फिर हाइगन ने जो थ्योरी प्रोपाउंड की है विथ रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और वहीं से फिर समझेंगे कि न केवल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन but also polarization diffraction and interference can also be explained by considering light as a wave। but before getting into that, let's understand one question। क्या दिया है? according to corpuscular theory of light which is not the property of light, वो कौन सी है? out of four statement given here, do not considered as property of light as per corpuscular theory। तो फर्स्ट क्या दिया है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन द ग्लास। तो न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी बोलता है कि जो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट होती है इट इज ग्रेटर और लार्जर इन डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन ग्लास। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना? ग्लास में वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज पर कार्पस्कुलर थ्योरी बिकॉज ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो पहला ही जो पॉइंट दिया है वही रॉन्ग हो गया एज पर कार्पस्कुलर थ्योरी। बट इन रियलिटी अगर आप जब वेव थ्योरी को स्टडी करते हो तो इस हिसाब से ये पॉइंट करेक्ट आएगा। एनीवे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। क्या दिया है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यस, जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन, या द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके बारे में कार्पस्कुलर थ्योरी में हमें अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो जो नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वाली केस है वो क्या हो सकती है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन ग्लास विच इज रॉन्ग एज पर कार्पस्कुलर थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लाइट एज अ वेव।